कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, ताकि तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। ये जो सारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैल रहा है, इसके पीछे की कहानी को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और असलियत को आपके सामने मैं लाने में पूरी मदद करूंगा। पूरे मैं आपको समझा पाऊंगा कि असलियत कहानी है क्या। ठीक है, ये जितने सारे एडिक्विटी, टीसीएस, वेंसी स्कोर, ये सारी कहानियां पीछे दौड़ रही हैं, मीटिंग्स और उनके खिलाफ की सारी बातें जो है पीछे घूम रही हैं, इनके पीछे की असली सच्चाई क्या है और जिम्मेदार कौन है, कौन इसके पीछे का साजिश करता है, किसने यहां पर ये सारी कहानी रची है, और यहां पर बच्चों को किस हद तक ये नुकसान पहुंच रहा है, और ये मामला कहां से कहां तक जा चुका है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। और साथ में मेरा अगला कदम क्या होने वाला है, या यूं कहिए हमारा अगला कदम क्या होने वाला है, हम आपको उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो सभी बच्चों से, शिक्षकों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। देखिए, मैंने पिछले 4 साल से पढ़ाना शुरू किया और मेरे पास में कोई 12-13 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि उतना पुराना एक्सपीरियंस मेरे पास में हो। जहां से हमने शुरू किया है, अगर उसके लड़ाई में कहीं पर भी मेरी कोई कमी हो तो आप जरूर बताइएगा। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मेरे भाई, यहां पर थोड़ी सी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं, ताकि आप ये समझ पाओ कि आदित्य रंजन कौन है, क्या है, उन्होंने बच्चों के लिए कितनी आवाज उठाई है और कब कब उठाई है। बात है मेरे भाई यहां पर 2023 की, जब एसएससी में एक एज रेकनिंग को लेकर के काफी ज्यादा इशू आता है, और उनसे एक ही हम लोग विनती करते हैं कि 1 जनवरी से मेरे भाई आप एज की गिनती करो। उस समय भी यहां पर चंद बच्चे इकट्ठे हो रहे होते हैं सीजो कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर भी मैं पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद में जब यहां देख रहे होते हैं बच्चों के साथ में, तो ये सारे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, कुछ हमारे ऑनलाइन के भी थे, और उनके साथ में मिलकर के हम लड़ाई भी लड़ते हैं, वहां पर एसएससी के सामने धरना भी देते हैं। और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा होता है जब कोई पुलिस मुझे डिटेन करके लेके जाती है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले मुझे पहली बार डिटेन करके लेके जाते हैं। तो ये जो एसएससी का आपने अभी प्रोटेस्ट देखा है, जहां पर आपने देखा कि सर डिटेन हो गए, ये मेरे लिए पहला बार नहीं था। मैं सिस्टम से 2023 से लड़ रहा हूं, और हर वो चीज मैं करने को तैयार हूं जिससे बच्चों के लिए फायदा पहुंचे, जिससे बच्चों के हित की बात हो। उस समय भी हमने अपनी लड़ाई लड़ी, मुझे डिटेन किया गया, विक्रमजीत सर को डिटेन किया गया, पूरे दिन रखा गया एक ग्राउंड में और शाम को छोड़ दिया गया। हाँ, उस समय कोई एफआईआर मेरे ऊपर में नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में बात आता है यूपी पुलिस के 2024 की, जब पेपर लीक का मामला आया, और उस समय सभी शिक्षकों के साथ लगभग मैं यहां पर लखनऊ जो है इको गार्डन, वहां पर भी पहुंचा। सभी बच्चों के साथ मिलकर के हमने लड़ाई भी लड़ी, और अंत में यहां पर एक जीत भी प्राप्त हुई। ये बात 2024 की है, और उस समय जहां पर प्योर ये माइंडसेट था लोगों का कि आप तो यूपी में प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, आप तो योगी सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, आपने अगर वहां धरना दे दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और उस गढ़ में जाकर के वहां से आवाज उठा करके हमने बच्चों को जीत दिलाई, और सभी शिक्षकों के साथ में दिलाई। फिर वक्त आता है मेरे भाई यहां पर 2025 का, जहां पर सीजल 2024 के रिजल्ट की गड़बड़ियां आती हैं। पहला कदम हमारा यह होता है कि हम सीधा ऑफिशियल रूप से से मीटिंग करें, वहां पर अपनी बातों को रखें, और मेरे साथ में कई सारे शिक्षक, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे अमन वशिष्ठ सर भी होते हैं, काफी सारे शिक्षक होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम वहां मिलकर के ग्राउंड पर ये सारी बातें भी रख रहे होते हैं। ये बात है मेरे भाई यहाँ पर 2025 की, जो सीजल 2024 की हमारी लड़ाई थी। हम वहां भी धरने पर बैठे, हम वहां भी जमीन पर बैठे, वहां पर भी हमने सरकार को अपनी बातें सुनाई। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्ष तरीके से हम हर कदम पर बच्चों के साथ में लगे रहे। फिर उसके बाद में आता है कि भाई एक बार हमने चेयरमैन ऑफिस के सामने धरना दे दिया, उन्होंने बातों को नहीं सुना। हमें लगा कि भाई दूसरा तरीका क्या अपना चाहिए, तो पूरे मुखर्जी नगर में 2-3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, जिसमें क्रिस्टोफर सर का था, मेरा था, भारती सर का था, और यही लोग थे जिन्होंने भर करके एसएससी ऑफिस तक ले गए। वहां जाने के बाद एनआईए के कारण मेरे भाई वहां प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर मुखर्जी नगर में आकर के हमने धरना दिया। ये जो भी ड्राफ्ट भी तैयार किया, उन ड्राफ्ट में बहुत क्लियरली इन्होंने यहां पर नॉर्मलाइजेशन को मेंशन किया था, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन के कारण ही बहुत लोगों का भविष्य खत्म हो गया। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेटिंग लिस्ट की बात उठाई थी, और इसी का कारण है कि जैसे सीजल 2025 का नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें मेरे भाई क्लियर तरीके से वेटिंग लिस्ट मेंशन्ड होता है। कुछ समय के बाद में ही यहां पर नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला आ जाता है। तो ये अभी थोड़ी आया है, ये उस प्रोटेस्ट का ही नतीजा था जिसमें वो चीजें निकल करके बाहर आई। ऐसे जब जब प्रोटेस्ट हुए, जितने भी दिन हुए, वो एक दिन से ज्यादा कभी टिक ही नहीं पाए। थोड़ी सी वहां पर आपस की एकजुटता की कमी थी, थोड़ी सी वहां पर विजन की कमी थी, और अगले स्टेप ना होने का मेरे भाई सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि प्रोटेस्ट शुरू होता है सुबह में, खत्म हो जाता है शाम तक। इस बात का हमेशा से मेरे अंदर में डर रहा कि कभी इस तरीके से अगर हम करें तो हमें जीत नहीं मिलने वाली है। अगर सरकार के यहां पर किसी भी सिस्टम के कमी के कारण अगर आपको लड़ना है, तो सिस्टम की कमी के लिए आपको टिकना पड़ेगा, अंत तक टिकना पड़ेगा, जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल में टिके, और जब तक जीत ना मिले तब तक आप हट नहीं सकते। बट कोई भी लड़ाई एक अकेला इंसान जीवन में लड़ ही नहीं सकता, काफी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, काफी सारे बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, और वो अगर वीक पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, तो आप वहीं पर हार जाते हैं। सीपीओ के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं प्रशांत सर किस तरीके से जमीन पर बैठे हैं, और यहां पर जो है पुलिस अधिकारी भी, ये सब कुछ है, यहां पर भी प्रोटेस्ट दे रहे हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए थोड़ी शोर बड़ी ऊंची जो है वो चाहिए होती है, और इसको लेकर के ये सारा कुछ करने के बाद में हर जगह पर छोटी छोटी जीत तो मिली लेकिन एक बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर हम लोग उसके बाद में प्लान करते हैं कि भाई हम यहां पर क्या ऐसा करें कि बात सीधा मिनिस्टर लेवल तक पहुंचे, और तब 31 तारीख का दिन आता है, 31 जुलाई, जहां पर सभी लोग मिलकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का पूरा जो है प्लानिंग करते हैं, और वहां पर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग हो गया, सभी एग्जाम्स की कमियों को गिनाने का पूरा वहां पर प्लानिंग किया जाता है, मिलने जाया जाता है। लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है। वहां पर लाठीचार्ज होने के बाद में टीचर्स को डिटेन भी किया जाता है। कुछ टीचर्स एक बार डिटेन होने के बाद जब रिलीज होते हैं तो अपने होटल चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथ के 2-3 टीचर ऐसे होते हैं जिनका संकल्प बहुत मजबूत होता है कि चाहे ये 4 FIR क्यों ना कर ले, आज किसी भी हाल में इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने देना है। मैंने टीचरों को कहा भी कि इसको मरने मत दीजिए, अगर आज ये मर गया तो कल से आपको कोई कवरेज नहीं मिलने वाली है, कल से आपकी बात कोई नहीं पूछने वाला, और ये आज का आज प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, सारे शिक्षकों को चूंकि डिटेन कर लिया गया, मुझे भी वहां पर डिटेन कर लिया गया, लाठियों से मारा भी गया, सारी चीजें भी हुई, और एंड में वही होता है जिसका मुझे डर होता है कि फिर से एक फुल स्टॉप आकर के वहां पर रुक जाता है। फिर इसके बाद में मेरा यह दिमाग काम करता है कि भाई हम करें तो इसको कैसे करें, हम इसको किसी तरीके से जिंदा रखना है। मैंने काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स से बात की, कुछ जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने बात की, वहां पे कुछ एडवोकेट थे उनसे मैंने बात की कि क्या ऐसा हो जो संवैधानिक तरीके से भी हो, लीगल भी हो, और सरकार तक वो बातें भी पहुंचाई जाए। तब यहां निकल करके आता है कि बस किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पहले तो आप परमिशन लीजिए, उसके खिलाफ आप फाइट करिए, और तब उसके बाद में आप जो है यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट को जिंदा रखिए। पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पर दिल्ली हो गया, हर तरफ के शिक्षकों से मैं बात करता हूँ, अलग अलग हम तरीके निकालते हैं, जिसमें MP, MLA, प्रेसिडेंट हर किसी को ज्ञापन देने की बात भी होती है, और यह सारा संवैधानिक तरीके से होता है, जहां पर पीछे मैं कहीं भी नहीं हटता हूं, और ना ही मेरे साथ के कोई भी शिक्षक पीछे हटते हैं। ये ज्ञापन देने के बाद में इतना समझ में आता है कि चलो संसद में हमारी बातों के ऊपर में चर्चा तो होगी, लेकिन मेरे भाई ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा भी कि नहीं होगा, ये मेरे भाई कहना बड़ा मुश्किल सा है। क्योंकि जब हम उन MP से मिले, MLA से मिले, तो उन्होंने कहा आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, आप पहले कोई सामने चीजें ला करके तो दिखाइए। तो हमने कहा ये हमारा काम थोड़ी है, सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है, सामने दिख रहा है वहां पर कि पेपर जो है किस तरीके से धड़ल्ले से जो है डिस्टर्ब हो रहा है, किस तरीके से सर्वर का इश्यू आ रहा है, किस तरीके से सेंटर्स पर प्रॉब्लम आ रही है, ये तो आपका काम है। लेकिन कहते ऐसे कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठती है, आप थोड़ी गलत दिशा जा रहे हैं, थोड़ा आप इनपुट ला करके दीजिए ना, फिर हम कवरेज देंगे। तब उसके बाद में मुझे यहां पर कहते हैं ना कि नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। तब मेरे पास में मजबूरी ये बन जाती है कि मेरे भाई इन सिस्टम को एक्सपोज करना है, और किसी भी हाल में करना है, और बिना अपने जान की परवाह किए करना है। मेरे पीछे भी मेरा एक परिवार है, मेरे पीछे भी पूरी की पूरी टीम है, और मेरे हर एक्शन से वो बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना है, और मुझे अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना है, जो मेरा धर्म है, ठीक है, सच्चाई के यहाँ पर साथ में रहना, और यहाँ जो है किसी तरीके से बुराई हो रही है, कहीं पर कोई चीटिंग हो रहा है, धोखाधड़ी है, उसको बिल्कुल भी नहीं सहना। उसके लिए हम मेरे भाई बिल्कुल लग जाते हैं। सबसे पहले आते ही मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाता हूं जहां पर SSC के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता हूं, और वहां पर पहला लाइन ही मैं ये लिखता हूं कि हमें जानकारी मिली। आप सोचिए जरा यहां पर कि हमें जानकारी कौन ला करके देके जाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर के छत पे लिफाफा फेंक के चला जाएगा, या कोई ऐसा व्हाट्सएप के नंबर से कोई मेरे पास में मैसेज आएगा और सारी चीजें निकल जाएंगी और हम आकर के मुंह उठा करके वीडियो बना देंगे? हमें जानकारी मिली का मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें खुद काफी कंपनीज के लोग शामिल है, अलग अलग वेंडर शामिल है, जो ये जानकारी मुझ तक पहुंचाते हैं, जिनके लिए मिलने के लिए मैं मेरे भाई सड़क पर भी मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं 5 स्टार होटल में ही मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं गाड़ी पे भी मिलता हूं, उनसे अपने ऑफिस में मिलता हूं, उनके ऑफिस में ही मिलता हूं, और तब जाकर के ये सारी बातें जो हम निकाल के लेके आते हैं, उनके ऊपर में हम प्रॉपर तरीके रिसर्च करते हैं, और तब उसके बाद पूरा जो है एक एक्सपोज वीडियो आपके सामने आती है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर ये जो हमने आपको मेल दिखाया है, क्या आपको लगता है कि मेल फ्री में बट रहे हैं? कहीं पर भी किसी के भी नंबर पर मेल आ जाएगा और आकर के पूरा एग्रीमेंट देख लिया जाएगा? भाई 1000 करोड़ की ये कंपनीज हैं, और इनके अगर मेल मैं निकाल के लेके आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है ना कि इनके अंदर कहीं किसी बंदे ने मुझे दिया होगा। अपने आप में ये इशारा काफी था, ये मेल दिखाना ही अपने आप में काफी था कि यहां पर इनके माध्यम से चीजें लीक होकर के मेरे पास में आई है। और कोई भी आपको क्यों डेटा शेयर करेगा जब तक आप उसका विश्वास ना जीतें, जब तक आप उसको यकीन ना दिलाए कि आपकी जो लड़ाई है वो सच्ची चीज के लिए है, आप यहां पर ईमानदार हैं, और जब तक वो खुद सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड ना हो तब तक तो आप बात कर ही नहीं सकते। ये मेल को मेरे भाई दिखाना, चलो वो छोड़ो, बहुत बड़ी बात, ये जो मेरे भाई यहां पर पूरा सेंटर का हमने लिस्ट दिया जहां से सिस्टम हैक हो रहे थे, ये लिस्ट किसके पास में हो सकता है? या तो वो कंपनी के पास में हो सकता है जो मेरे भाई पेपर कंडक्ट करवा रही है, या वो सेंटर के पास में हो सकता है जहां से सारा पेपर हो रहा है। बट गनीमत की बात यह है कि सेंटर भी तो एक नहीं थे।
पूरे भारत के इतने सारे सेंटर्स को हमने एक साथ में एक्सपोज किया, तो सोचिए यहां पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेंटर्स के लोगों से मिलना होगा, किसी से कॉल पे, किसी से जूम मीटिंग पे, किसी से यहां पर मेल के द्वारा, तब जाकर के ये सारी चीजें लेकर के आए। लाने के बाद में मेरे भाई नेक्स्ट कदम जो होता है वो मेरा ये होता है कि मीटिंग के अंदर के यहां पर वीडियोस को निकालना। अब आप ये बात को सोचो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये मीटिंग के अंदर की वीडियोस, हलवा है मेरे भाई मीटिंग के अंदर की वीडियो को निकालना। मैंने पहले भी कहा, आप जानते भी ये जो शख्स बैठा है यहां पर, ये कौन है। मैं आपको भी इतना हिंट देकर के छोड़ता हूं कि आप इनके बारे में पता लगाते तो बस मैं आपको मान जाऊंगा। और आप मेरे ऊपर में आरोप ये लगाते हैं कि इनके साथ में मैं मिल गया और इनके साथ में मैंने यहां पर जो है कोई सेटिंग कर ली। सीरियसली क्या ये अपने आप में एक वैलिड क्वेश्चन भी ये बन रहा होता है? मैं तो खुद ये बात यहां पर कह रहा हूं कि भाई हर लोगों से मिलकर के मुझे डेटा लेना पड़ा है ताकि हम सिस्टम को कर पाए, और बार बार मैं यहां पर ये जो है इतने सारे डेटा मैं इकट्ठा कर चुका हूं, बार बार एसएससी को एक्सपोज करूंगा और इतनी बार करूंगा जिसकी यहां कोई लिमिट नहीं है। इतना हलवा नहीं है कि आप सिस्टम के अंदर तक घुस जाएं। और आप इस बात को देखो, ये जितना भी हमने काम किया, क्या मैंने किसी के डर में किया है या मैंने किसी के लालच में किया है? मेरी नीयत पहले दिन से साफ है, 2023 से मेरी नीयत साफ है यहां पर कि जब जब अन्याय होगा बच्चों के लिए तब तब मेरे भाई हम उसके ऊपर में आवाज उठाएंगे। लेकिन इस नीयत के ऊपर में ही अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो मैं वहां पर क्या करूंगा? मेरे खिलाफ में 100 वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन जब मैं ये सिस्टम को एक्सपोज करता हूं तो उसके ऊपर में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता है? उसको सहयोग कोई क्यों नहीं करता है? एक तरफ में वही शिक्षक मुझसे ये बोलते हैं कि सर आपने अपने ऊपर में इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, ध्यान रखिए, बाउंसर्स को सर रख लीजिए अपने पास में। एक तरफ में वही ये बात कहते हैं कि थोड़ा सिस्टम के डिपार्टमेंट से बन करके रहिए, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये पूरा मुद्दा शांत हो गया होगा ना, तब 6 महीने बाद तुम्हारे साथ में क्या क्या होगा, और तुम आकर के यूट्यूब पर भी तुम ये बात बोलोगे, कोई तुम्हारे सहयोग में नहीं रहेगा। ये बच्चे तक ही तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे और सिर्फ पीड़ा होगी तो तुमको होगी। आप एसएससी के खिलाफ बात करते हैं, आप यहां पर कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियों के ऊपर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं पूरा ये वीडियो लेकर के आता हूं, मैं उन सभी शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने इसके ऊपर में वीडियो बनाया, कितने लोगों ने इसको टेलीग्राम में शेयर किया? क्या ये अपने आप में जान हथेली पर रख करके बनाई गई वीडियो नहीं थी? क्या अपने आप में इनको एक्सपोज करने की वीडियो नहीं थी? मेरी वीडियो आने के पहले वेंसिस्को नाम भी किसी को पता था क्या? ऐसा सिंफ्रा नाम भी किसी को पता था क्या? उसको एक्सपोज करने वाला मैं हूं, उसको लाने वाला यहां पर मैं हूं, एक एक चीज को बताने वाला यहां पर मैं हूं, और क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर में होता है कि मैं इनसे मिला हुआ हूं। मेरे ऊपर में यह सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि 5 स्टार अंदर की ये मीटिंग है। क्या पता इस मीटिंग में हो सकता है मैं भी मास्क पहन के बैठा हूं, ये भी तो हो सकता है, या क्या पता मेरा कोई पर्सन बैठा है, या क्या पता इनका पर्सन ला करके दे रहा है। तो इतनी चीजें तुम्हें जाननी ही क्यों है? आपको सिस्टम को एक्सपोज करना। भाई इतनी सारी डेटा हमने कलेक्ट करने के बाद में, ये सारा डेटा दिखाने के बाद में, मैंने मेरे भाई अलग अलग यूट्यूबर्स को पहले फोन किया कि वो नेशनल मीडिया तक इसको बात पहुंचा पाए, जिसमें ध्रुव राठी की टीम भी थी, जिसमें शुभांकर सर भी थे और काफी सारे लोग भी थे। और मैंने उनसे पूछा भी ये बात कि सर मेरे पास में इतने सारे सबूत हैं, क्या आप इसके ऊपर में आपकी टीम मिलकर के मेरे साथ में रिसर्च करके वीडियोस बना सकती है? ठीक है, हम सिस्टम को एक्सपोज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर देखिए बहुत सिंपल सी एक बात बताते, दोनों की तरफ से और भी काफी सारे टीम्स थे, कि सर हम उसके ऊपर में वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक डोमेन में होता है, जो इजीली हर किसी के पास में एक्सेसिबल होता है, हम वो सबूत दिखा सकते हैं। आपके पास में जो है वो पब्लिक डोमेन नहीं है और इसके ऊपर में मुझे नहीं लगता कि हम वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे भाई पीछे हट जाते हैं इस बात को लेकर के कि बहुत एक सेंसिटिव इश्यूज है और यहां पर अगर हम आए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब खतरा लेने के लिए आदित्य रंजन है, पंगे लेने के लिए आदित्य रंजन है, जान जोखिम में डालने के लिए आदित्य रंजन है। और जब वो इतना करते हैं तो एट द एंड में आकर के उन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन मार्क अप कर देंगे और आकर के ये बोल देंगे कि आप 5 स्टार होटल में मिलने चले गए, आप जाकर के जो है यहां पर उनके साथ में मिल गए। क्या ये सवाल वाजिब बनता भी है? कितने लोगों ने मेरे से फोन करके ये पूछ लिया यहां पर कि सर आप ठीक तो हो, कोई मानसिक प्रताड़ना से तो नहीं गुजर रहे हो? सर कितने लोगों का फोन आ गया, दिन में 10-10 कॉल धमकी की आती थी, उठा लेंगे तुमको। रेकी लगी हुई थी मेरी, यहां पर गाड़ी से लोग पीछा करते थे, मैं घर अकेले नहीं जा पा रहा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा और लगातार मैं यहां पर काम करता रहा। क्या उसका यहां पर इस तरीके से मुझे सिला मिलना है? आप मुझे ये बताओ। मैं आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। मतलब एक बंदा जो खुद सिस्टम के अंदर में जाकर के घुस रहा है, जो खुद यूट्यूब पर आकर के इतनी बड़ी बात कह रहा है सीबीआई जांच, और वो यहां पर वो खुद सिस्टम के लोगों से मिलेगा, ये अपने आप में एक बुलशिट है मेरे भाई। यहां पर अपने आप में नादानी भरी बात है और कुछ भी नहीं है। सीबीआई जांच होती है तो पता है क्या होता है? सबसे पहले मेरे भाई यहां है ना, मैं सही हूं गलत हो फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरीके से इंट्रोगेशन होता है वो सभी लोगों का जो इस पूरे चेन में इन्वॉल्व है।
मेरी वीडियो आने के बाद में उन सभी लोगों की हालत खराब होगी और सारे के सारे लोग बैकफुट पर हो गए जिन्होंने मुझे सारा प्रूफ दिया था, सिर्फ इस बात पे कि सर आपने जाकर के सीबीआई की जांच क्यों कह दी। हम तो आपको जो है अपना सारा प्रूफ दिया ये समझ करके कि आप जो है बच्चों को अपने तरीके से रखेंगे, हमें नहीं पता था कि आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे। मैंने कहा सर सीधी सी बात है, देखो अगर सिस्टम में गलती है ना तो मैं यहां पर उस गलती के खिलाफ किसी हद तक जाने को तैयार हूं। जितने शिक्षकों के फोन आए उन्होंने कहा सर सीबीआई जांच के लिए आप ऐसे जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पीआईएल के, मैंने डन है सर, सीबीआई जांच होगी तो आपको पता भी आपका फोन सबमिट हो जाएगा, आपका लैपटॉप सबमिट हो जाएगा, 6 महीने तक आप यहां पीड़ा में रहेंगे, बार बार आपको इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया जाएगा, आप बाथरूम करने तक जाएंगे वहां पर भी 2 बंदे आपके पीछे जाएंगे, सर सुबह बुला दिया जाएगा, शाम को 6 बजे तक आपको वहां पर डिटेन करके रखा जाएगा और बार बार आपसे इंक्वायरी पूछी जाएगी, आपको सरकारी गवाह भी बनना पड़ सकता है और इस दौरान आपका पूरा टीचिंग करियर एक फुल स्टॉप पर आ सकता है, आप क्लास ही नहीं ले पाएंगे, आप मेंटली इतना प्रताड़ित हो जाएंगे कि जीवन में नाक पकड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे कि कुछ भी हो जाए और कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, अपना धंधा चलाओ लेकिन यहां पर जाकर के गलत के ऊपर में आवाज मत उठाओ। मैंने हर वो बात कही कि कोई बात नहीं सर, अगर ये सुधर गया तो मेरे एक प्रताड़ित होने से फर्क नहीं पड़ता है, अगर इससे बच्चों का भला हो जा रहा है तो मैं वो 100 बार करने को तैयार हूं। मानता हूं मेरी उम्र कम है, मानता हूं मेरे एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरे जज्बे में कहीं पर कोई कमी नहीं है, मेरी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है। जिस लेवल तक गया हूं भाई, कितने लोगों को आपने देखा आकर के यूट्यूब पे इतना डेप्थ लेवल का रिसर्च करके बनाना, पता है रिसर्च क्या हो रहा है, मैं भागा कैसे, रिसर्च कैसे हो रहा है, इस एंगल से इसको दिखाओ, रिसर्च कैसे हो रहा है, हर एक स्टेप पर मेरे को कहीं ना कहीं जो है टारगेट किया जा। पहले तो यहां पर जब डिटेन नहीं हुए तो वीडियो ये बना दी गई, जो डिटेन नहीं हुए वो नकली टीचर है, फिर डिटेन हो जाते हैं तो ये बना दिया जाता है कि वो तो खाली फालतू का दिखावा था, यानी मेरा 2023 भी दिखावा था, 2024 भी दिखावा था, 2025 भी दिखावा था, सिस्टम को एक्सपोज करना भी दिखावा था। तो चलिए अगर हमारी चीजें दिखावा थी तो आपने सच्चाई में क्या कर लिया, आप मुझे ये बता दीजिए।